नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, सबसे पहले तो आज गंगा दशहरा है। आप सब लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज कुछ ठीक वीडियो नहीं आया गंगा दशहरे पर, क्योंकि गंगा दशहरा पर आज सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही माखौल उड़ा दिया। आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना ने ये साबित कर दिया है कि ना तो आप गंगा में नहा करके कोरोना से लड़ सकते हैं, ना बिना नहाए लड़ सकते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही आप कोरोना से लड़ सकते हैं। ये बात साबित हो चुका है। अगर ये बात साबित हो गया तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हैं, अपने जान के साथ जोखिम क्यों ले रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। मित्रों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि हम सब लोग को याद होगा परमेश्वर मुखिया जी। बिहार में जब 1990 में राजनीति बदली तो वहाँ पर कई तरह के अराजकता की शुरुआत हुआ। कई तरह के अराजक लोग राजनीति में आए। कई लोगों को सरकार में सत्ता का समर्थन था, कई लोगों को सत्ता द्वारा पोषित था। उसमें ना जातीय हिंसा को बिहार में बढ़ावा दिया गया, खासतौर से सोड़ समाज के लोगों को। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूँ। मैं अमूमन ऐसी बातें करना नहीं चाहता। उस वक्त हुआ कि आखिर कौन होगा हमारा सहारा, कौन होगा जो इसका विरोध करेगा, क्योंकि उस वक्त तो शासन को का संरक्षण प्राप्त था। उस वक्त मुखिया जी ने अपनी सर्वत्र चीज छोड़ करके और जातीय हिंसा के विरुद्ध सोड़ समाज के लिए आगे आए और लड़ाई लिया, और उसका परिणाम हुआ कि उनको अपने जान से जानी पड़ी। मैं उनको सत्संग प्रणाम करता हूँ, उनके सामने सिर झुकाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में भी एक मुखिया जी से भी ज़्यादा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी, अपने आप को बताने वाला, दुनिया में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो ये दावा करने वाला कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आंखें नहीं मोड़ सकते, जैसी बहुत लंबी और बहुत बढ़िया बात कहने वाला, अमेरिका में पुलिस के बूट के तले एक आदमी को कुचल करके मार देना और उसका लाइव वीडियो हर दुनिया के समाचार चैनलों पर चलना, सोशल मीडिया पर चलना भी ये बड़ा अफसोस की बात है कि अमेरिका में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीज हो सकती है क्या? ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमेरिकी फिल्म की शूटिंग दिखाई जा रही हो। क्या ऐसा संभव है कि एक पुलिस वाला इतना निर्दयी हो जाएगा कि एक इंसान का जान जा रहा है, वो चिल्ला के कह रहा है कि मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद भी बूट से उसको घुटने, मतलब अपने घुटने से मार देने तक दबाया जा सकता है। ऐसी क्रूर कहाँ से आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी तक तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब चूंकि हर समाचार में ये आ गया और ये प्रमाणित हो गया कि ऐसा हुआ है, तब मैं इस पर बात रखना चाहा कि ऐसा भी हुआ है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मैं उस बात पर उस मृतक आत्मा को, पुण्य आत्मा को मैं सादर नमन करता हूँ और अमेरिका प्रशासन की घोर निंदा करता हूँ कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके यहाँ श्वेत अश्वेत की लड़ाई बिल्कुल उसी तरह से है जैसा 1942 के पहले हमारे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई गई थी। ये आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ तो हम किसी को भी विरोध करने की इजाज़त दे देते हैं। हम तो कई लोगों को कई तरह की, अरे धुरंधर साहब को नमस्कार, आप मॉरिशस से मेरे को सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको सादर प्रणाम, आप अपना आशीर्वाद बना रहिएगा। और एक और खुशी बताऊँ आपको धुरंधर साहब, आपके यहाँ आपके प्रधानमंत्री ने कोरोना मुक्त घोषित कर दिया मॉरिशस को। मेरे ख्याल से हमारे ही हमवतन, हमारे ही अपने देश का, मतलब मॉरिशस हमारा ही एक अंग लगता है, हमारे ही लोगों के द्वारा निर्मित वो देश है। तो और भी खुशी होती है कि हमारा ही एक देश कोरोना मुक्त हो गया। मैं मॉरिशस के उन तमाम संघर्षशील लोगों को, कर्मठ लोगों को, जिन लोगों ने जीवटता दिखाया और लड़ाई लिया,
कहीं कोई राजनीति नहीं किया भारत की तरफ से, जबकि वो भारतीय ही हैं और आप लोग आज कोरोना मुक्त हो गए, आप सबको शादी प्राप्त। खैर मित्रों, आज तो इन सब बातों के अलावा भी कई ऐसी चीजें थी जिन पर आपसे राय लिया जा सकता था, आपसे बात की जा सकती थी, लेकिन मैं सबसे बड़ा आज जो चर्चा का विषय चुना हूं वो है कि क्या अगर राम भरोसे है कोरोना तो फिर किस बात का रोना है? जब सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि फिर काहे लिए हम सरकार है, हम नेता हैं, हम अस्पताल हैं। मुझे इस बात पर, इस विषय पर आपसे बात करना है, मुझे इस विषय पर आपके आशीर्वाद लेते हैं। मित्रों, आज लॉकडाउन की जगह एक नया शब्द का जो है अनलॉकडाउन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने जब आज विस्तृत रिपोर्ट देखा तो पता चला कि अनलॉक का मतलब अब सब कुछ खुल गया, बसें खुल गई, अब वो मोटरसाइकिल पर 2 आदमी की प्रतिबंधता वो बंद हो गया, कार में जो कुछ आदमी चलने वाले थे वो बंद हो गया। इन सब चीज़ों के अलावा कई चीज़ें और हुई हैं नई, जो हम सबको ये बताती हैं कि भाई क्या ऐसा कुछ संभव है हमारे देश में, जबकि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था आप सबको पता है, ईश्वर मालिक है उस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, हम उसमें क्या कहें। हमारे यहाँ की राजनीति का आपको पता है कि हम सब लोग इतने छोटे, निचले और हल्के स्तर की राजनीति करने लगते हैं कि हम कुछ भी देश हित से पहले अपना राजनीति पार्टी हित देख करके करते हैं। ऐसे देश में क्या कोरोना को, जब ये जानते हुए कि कोरोना का कोई इलाज नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंस ही इसका एकमात्र उपाय है, उसके बाद भी हमने कोरोना को एकदम से, कोरोना के भय को मिला करके खोला कि अब चलो जी खुली छूट हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अब आराम से कोरोना से भगवान के भरोसे लड़िए, आप सिनेमा में जाइए, पब में जाइए, सैलून में जाइए, मतलब अपनी सारी दिनचर्या करिए, अब आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आज का मुद्दा मेरा यही है। दूसरा मित्रों, एक और सबसे दयनीय और बहुत दुखद स्थिति है। मैं बड़ा चिंतित हूं, ईश्वर ना करे अरविंद केजरीवाल तो बराबर खांसी उसी में रहता है, तबीयत उसकी बराबर खराब ही रहती है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई तो हरियाणा के कौन से अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि वो हरियाणा मूल का आदमी है। आज उन्होंने लोगों से पूछा है कि क्या कोरोना पीरियड में कोरोना से बाहर के लोगों के लिए दिल्ली के अस्पताल बंद कर दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल तुमने ठीक कहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं हरियाणा के हैं और आपको हरियाणा के अस्पताल में, बादशाहपुर में, पलवल में, रोहतक में, जहां आपको सुविधा हो, बढ़िया अस्पताल फरीदाबाद और गुड़गांव में भी है, हम आपको पूरी हरियाणा में देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने अस्पताल का पता बताइए कि आपका इलाज कौन सा अस्पताल में होगा, क्योंकि आप स्वयं भी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बलिया चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आपको बताऊं, लॉकडाउन का जितना पालन मैंने किया, मुझसे बढ़िया पालन सिर्फ आपके गुरु अन्ना हजारे ने किया है, क्योंकि कोरोना के वायरस से मैं 20 मार्च से घर से बाहर नहीं निकला, और केजरीवाल नामक वायरस जो उन्होंने छोड़ा है उसे वो बेचारे 3-4 साल से बाहर नहीं निकले हैं, कोमा में ही चले गए हैं। तो हमसे ज्यादा अन्ना हजारे ही लॉकडाउन में रहे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं। मुझसे ज्यादा उन्हीं का नंबर, वो सीनियर भी है, वरिष्ठ भी है, उनको मैं प्रणाम बोलता हूँ। आप अगर अपना इलाज हरियाणा में कराते हैं, मैं अपना इलाज यहाँ कराने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बातों पर केजरीवाल ड्रामा करते हैं। केजरीवाल ने ये बात इसलिए कहा, उसके पीछे की बात आपको बताऊं। आजकल ना राजनीति में झूठ बोल के माहौल को डाइवर्ट करने की एक बुरी परंपरा चल गई है। मतलब ये बहुत गलत परंपरा है, ये बहुत मतलब शेमफुल है हमारे भारतीय राजनीति के लिए। जैसे अगर आप पर किसी बात पर विवाद की आशंका है, आपसे कोई बात विवादित होने की आशंका है, तो आप एक झूठ बोल दीजिए, कोई भी। वो उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्तर का आदमी झूठ बोल दे रहा है, मैं क्या कहूँ, रोज रोज नाम लेकर के। केजरीवाल ने भी होगा, केजरीवाल घिर गए हैं अपने विज्ञापन के आधा पैसा खर्चा करने पर। वो रोज लाखों रुपए के पैसे, आज भी मैं टीवी में देख रहा था, एक चैनल पर उनका विज्ञापन आ रहा था, ये वो दुनिया लगता है वो समाचार जैसा पर ऊपर लिखा होता है विज्ञापन, वो भी कई लाख का होगा। और कल ही उनके मंत्री ने कहा था कि पैसा बांटने के लिए तनख्वाह नहीं है, 5,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री को दें।
इस पर बड़ा जगहसाई हुआ केजरीवाल का। केजरीवाल के वोटरों ने भी ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर और समाचार पर, जो प्रवक्ता लोग हैं जिनको एक्सेस है समाचार पर अपनी बाइट रखने पर, समाचार पर अपनी बात रखने का, उन सब लोगों ने समाचार पर भी जा करके इस बात का विरोध किया कि भैया आप तो दिल्ली चुनाव में कह रहे थे कि किसी चीज की कमी नहीं है, और अब जब चीज की कमी हो रही है, कमलेश सिंह क्या आप कैमरे पर आकर अपनी बात रखना चाहेंगे तो कृपया आदेश करें। और अब आपका पैसा की कमी कैसे आता? आप तो बिजली फ्री दे रहे थे, पानी फ्री दे रहे थे, दुनिया में फ्री बस फ्री, सब कुछ फ्री चल रहा था, तो खजाना लुटवाया है आपने वाहवाही के लिए, चुनाव में अनैतिक लाभ लेने के लिए। और जब आपका खजाना खाली हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि अगर खजाना खाली हो गया होगा तो इतनी विज्ञापन अभी भी, आज भी आपका विज्ञापन आ रहा है, ये कैसे आता? सबसे पहले आप विज्ञापन बंद करते, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही, पैसा से कर्मचारी का तनख्वाह देते, कोरोना में अस्पताल की व्यवस्था बढ़वाते, तब जाकर के होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को पता है कि अगर केजरीवाल कुछ उलझुल बात करेंगे, सारा मीडिया की अटेंशन उसी तरफ चला जाएगा। जैसे मैं ही आज कहने पर मजबूर हुआ ना कि अगर केजरीवाल दिल्ली से बाहर वाले लोगों की इलाज दिल्ली में ना करवाने की राय मशवरा मांग रहे हैं, तो खुद ही अपना हरियाणा में करवाएं। वो बात बढ़िया जाती, क्योंकि अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो विज्ञापन में पैसा खर्चा करने के लिए था, अभी भी है, और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम रो रहे हो कि हमको 5,000 करोड़ दिया जाए। ये प्रश्न बनता है। लेकिन हम जैसे लोग तो इस बात को समझ रहे हैं ना, हम तो उसकी कलाई समझ रहे हैं कि वो करता क्या है। इसलिए मैं इन बात के साथ साथ ये भी बात दोहरा रहा हूँ कि भाई हम दिल्ली से बाहर इलाज करा लेंगे, लेकिन आप पहले अपना इलाज कहाँ कराओगे ये बता दो। दूसरा, उससे आपकी उस बात की मुक्ति नहीं मिल रही है जहां आपने विज्ञापन पर पैसा अथाह खर्चा किया, दिल्ली से लेकर के पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में दिल्ली के सरकार का पैसा, दिल्ली में पार्टी का पैसा आपने लगाया, और अब तनख्वाह बांटने के लिए पैसे की रोना रो रहे हैं। ये प्रश्न आप अपने जगह बन रहा है, आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन केजरीवाल ने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक संगूफा दिया कि लोग उस पर उलझ जाए और इस विषय पर कोई अटेंशन ना दे, इस विषय पर कोई चर्चा ना करे। लेकिन हम तो पूछेंगे, क्योंकि हमारे याददाश्त बहुत मजबूत है, हमारे आप भाइयों का आशीर्वाद है, मैं तो इस बात से छोड़ूंगा नहीं पीछा आपका। खैर, अब बात, मेरा जो हेडलाइन था कि अगर भगवान भर से कोरोना तो फिर क्या है कोरोना। मित्रों, अब हम आते हैं हमारे सरकारों पर, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कोरोना पर और हमारी स्थिति पर। सबसे पहले हम सरकार से बात करते हैं। मुझे खूब बढ़िया से याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबों को संबोधित करके कहा था कि आप लोग टोटल लॉकडाउन में हो जाए। लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना महामारी सोशल डिस्टेंस से ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री भी ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर लोग भी जब आके कह रहे हैं कि भाई कोरोना का बचाव ही उपाय है, और उसका सबसे बड़ा उपाय है कि आप बाहर न जाइए, घर में रहिए, स्टे होम का पूरा हैशटैग चला। मैंने भी अपना प्रोफाइल में लगाया हुआ है कि वी वी स्टैंड विद द कोरोना वॉरियर्स, सो स्टे होम। हम भी उसके पहले लगाए थे कि आप घर में रहिए। इस सब चीज़ का हम लोग भी मान रहे हैं। तो अगर घर में रहिए, तब जब 2-4-5 हज़ार मरीज थे, 2-4-5 हज़ार इन्फेक्टेड लोग थे, तो हमको घर में रहने के लिए आपने लॉक कर दिया। हम लॉक रह गए करीब 70-72 दिन से। आपको बताऊं, आज मुझे गाड़ी हटानी पड़ी गली में जाम की वजह से, तो मेरा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बैटरी बंद हो गई, तो धक्का मार के आगे बढ़ाना पड़ा, स्टार्ट फिर भी नहीं हुआ। मतलब 3-4 हज़ार रुपये का खड़ा नुकसान बैटरी का हो गया है। एक तो बिजनेस बड़ी दूर की बात है, वो अलग बात है। 3-3.5 हज़ार का पहला नुकसान यही आ गया। 3-3.5 हज़ार, 4 हज़ार की बैटरी मिलती होगी, मुझे ध्यान नहीं है, बस 4-5 हज़ार का तो नुकसान खड़े हो गया। अभी इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये एक दिक्कत आ गई। लेकिन हमने कहा कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहा है और हमारे लिए कहा है तो हम करें, क्योंकि वो तो जितना दूर आते हैं किलोमीटर, मतलब 1.5-2 किलोमीटर की सराउंडिंग में तो कुछ होता नहीं, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, उनके ऊपर नो फ्लाइंग जोन है, मतलब ऊपर से जहाज पर से भी कोई प्रदूषण नहीं आ सकता। तो उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, क्योंकि मैं इतना सुरक्षित वातावरण में नहीं रहता, मैंने आपकी बात मान ली। अब जस कोरोना बढ़ रहा है, आप तस छूट बढ़ा रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इसी प्रश्न का जवाब जो भी विद्वान लोग हो, जो भी समझदार लोग, जो भी लोग इस विषय पर प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकते हो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि जब 2-4-500 हज़ार लोग हमारे देश में थे तो आपने पूरे देश को लॉक कर दिया। अब जब लाखों में ये संख्या आ गई, हजारों में मृतकों की संख्या आ गई, कई जगह तो छुपाया जा रहा है,
अरविंद केजरीवाल ने शायद 400-500 कुछ मृतकों की संख्या बता रहा है। आज एक चैनल वाले ने निगम बोध घाट में एक मृतक के परिवार से बात किया कि आपकी बॉडी आई है, तो पहले तो वो बोला कि ये 25 तारीख के डेथ हो चुके थे, चूँकि लाइन इतना लंबा था इस वजह से आज मेरा नंबर लगा। तो बोले कि कितने लोग हैं, तो बोला जी 612 नंबर तो मेरे परिवार के बॉडी की थी, मतलब 611 उसके पहले स्वर्ग सिधार चुके थे 25 तारीख को। 25 के बाद आज 1 तारीख, 6 दिन बीत गया। ईश्वर गणित को मेरे से ना बता, बड़ा दुखद है, लेकिन केजरीवाल करे कभी 500 लोग मरे। ये तो मौत घोटाला हो रहा है इस देश में। अगर इस देश में इस तरह की बात होगी, आदरणीय प्रेमदेव जी को साधुवाद, अगर हमारे देश में मौत पर भी घोटाला होगा और मौत का भी घोटाला होगा तो ईश्वर वाली है। इस परिस्थिति में हमने सब चीजों को खुला छोड़ दिया। क्यों? जबकि हमको पता है कि हमारी सामाजिक संरचना ऐसा है कि हम स्वभावतः ये मानने को तैयार है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी को मानने वाला नहीं हूं तो मैं कहूंगा मैं भीड़ लगाऊंगा। मेरा स्वभाव है, मैं अपना जान दे दूं। मेरे को गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गए थे अपना फोटो खिंचवाने के लिए, अति उत्साह में वो भूल गए कि भाई मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चुनाव उनाव तो चलता रहेगा, कोरोना नहीं जानेगा कि तुम मुलायम सिंह के सिपाही हो, तुमको नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम पिछड़ी जाति के आते हो और तुमको विशेष सुरक्षा हासिल है भारत के संविधान के मुताबिक। लेकिन ये कोरोना पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं कि वो संविधान पढ़ लेगा, क्योंकि वो जो रूस में नहीं पढ़ा, फ्रांस में नहीं पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ा, अमेरिका में नहीं पढ़ा, तो उसको तो ही पता होगा कि जिस तरह से रूस, फ्रांस, अमेरिका में सब इंसान एक बराबर है, भारत में भी होंगे। लेकिन अब कोरोना हमसे मिले तो उसको मैं बताऊंगा कि भारत में कुछ विशेषता हासिल है कि मतलब दलित को क्या होना है और अनुसूचित जाति को क्या होना है, पिछड़े को क्या नहीं पिछड़े। लेकिन ये कोरोना तो अनपढ़ आदमी है। मुझे लग रहा है कि जो भीड़ में गए थे वो अनपढ़ थे, उन्हें इस बात की पता नहीं थी। तो अगर हमारा स्वभाव ये है कि हमको अगर मोदी जी का विरोध करना है तो हम अपनी बीमारी का भी परवाह नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे फोटो खिंचवाने के लिए। इस स्थिति में क्या हमें उन सब लोगों को खुला छोड़ देना उचित था? इसका 2 प्रश्न बनता है। पहला, बिल्कुल गलत था, हमको कोरोना में लॉकडाउन ही रहना था क्योंकि इलाज नहीं बना है। तो दूसरा कि भोजन कहाँ से होगा? दोनों बातें अपने जगह पर सही है। अगर भोजन की चिंता हमको होती, भोजन की परवाह हमको होती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा प्रश्न पूछना है, मेरा एक प्रश्न बनता है कि आखिर फिर देश में सरकार होने का क्या मतलब? सरकारों की स्थिति ये तो नहीं है कि आप टैक्स अपने मन से कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अपने मन से बढ़ाते रहेंगे और टैक्स। डॉक्टर बख्तियार उस्मानी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। अगर आप कैमरे पर आकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, आपको पूरी छूट है कि आप पार्टी की बात रखें, पूरी छूट है कि आप एक डॉक्टर के रूप में अपनी बात रखें, पूरी छूट है कि आप एक पूर्वांचल के रूप में बात रखें। डॉक्टर बख्तियार कांग्रेस का भी पक्ष रख सकते हैं, कांग्रेसी बनकर के भी बात रख सकते हैं, पूर्वांचली बनकर रख सकते हैं। आप स्वयं एक डॉक्टर हैं, तो इसमें कोरोना में तो मुझसे बढ़िया डॉक्टर बोलेंगे, तो डॉक्टर को भी आप रख सकते हैं। आप एक समाजसेवी है, उसमें भी बात रख सकते हैं। जिस मर्जी में हो डॉक्टर बख्तियार, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप मेरे को लिखिए तो मैं आपको बुलाता हूं, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर बख्तियार को अनुरोध है कि कृपया है और अपनी बात रखें। डॉक्टर फैजुद्दीन साहब को भी नमस्कार। तो प्रश्न बनता है कि क्या सरकारों का सिर्फ ये बात है कि कौन सा टैक्स लगा दे, कौन सा कानून बना दे, कहाँ का नाम चेंज करके, कहाँ का जगह चेंज करके, कहाँ की स्थिति चेंज कर दे, कहाँ की स्टेटस चेंज कर दे, मतलब यही बात रह गया कि ये भी बात रह गया कि आपको अपने नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुगमता पर भी ध्यान रखना है। पहला प्रश्न ये सरकार की तरफ से होता है। दूसरा प्रश्न जो मेरी आशंका है, देखिए हमारे सरकारों को हमेशा से लॉबी चलाती रही है, आज से नहीं है, शुरू से। मतलब ये नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी के जमाने से हुई और नरसिंह राव के जमाने में नहीं था, या मनमोहन सिंह जी के जमाने में नहीं था, या वीपी सिंह के जमाने में नहीं था, या मतलब ऐसा नहीं है। पहले से देखा गया है कि केबीजी का फलाना मेंबर है, वहां उसकी पहुंच वहां तक है, सीआईए का फलाना मेंबर है, वो वहां तक पहुंचा। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा। लॉबिंग तो होती है, ये मैं जानता हूं। हमने देखा है कि दवा माफियाओं की इतनी बड़ी लॉबिंग थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ पर दवाओं में उनसे नाश्ता करवाया गया, और जैसे वो बेचारा ब्रेड पीस का टुकड़ा मुंह में डाले, कुछ दवाओं के दाम पर से नियंत्रण सरकार ने वापस ले लिया। जो नरेंद्र मोदी ने ये आते हुए एक बड़ा लीड लिया था कि दवाओं का मूल्य निर्धारण में सरकार सीधा हस्तक्षेप करेगी। उसका एक फायदा हुआ था कि जो इंस्टेंट वगैरह हाथ में लगे थे वो 1.5 लाख से 15,000 पर आ गए थे। मतलब अनुमान देखिए 1.5 लाख को 2 लाख का लग रहा था, क्योंकि अपोलो में मैंने भी हमारे भाई थे उनके लिए लगवाया था 1.5 लाख रुपये में।
अब वो 15,000 और 25,000 शायद दाम कर दिया। तो अगर इतनी बड़ी मार्जिन थे, 1.5 लाख और 15,000, जीरो के अंदर है भाई, कई जीरो ही आप जुड़ते रहे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं लाख और हज़ार में डिफरेंस महसूस करूँ। तो इतना आ गया था, कुछ दवाओं का भी आ गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाश्ता करने के बाद जो दवा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का हमारा देश है, तो क्या दवा माफियाओं ने कुछ दबाव बनाया क्या सरकारों पर कि काम करिए, 130-35 करोड़ लोग हैं, अगर 30-35 करोड़ मर भी जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। गोजर की 1000 टांग में से 10-20 टांग टूट जाएगी तो वो लंगड़ा नहीं होगा, वो अपने मंजिल तक पहुंच के आएगा। आप स्वयं ही चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, तो इसमें से 10-20 करोड़ मान लो, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, जीसस ना करे, वाहेगुरु ना करे, कोई मरे, मान लो अगर 2-4 मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है। लाखों करोड़ों का दवा का बिजनेस है, यही क्यों ना किया जाए। मैं डॉक्टर बख्तियार आपको बुलाऊं क्या? कृपया लिखिए, क्योंकि आपका कैमरा दिख रहा है, नहीं तो अगर मैं आपको आमंत्रित करूंगा तो विजुअल खराब होने लगेगा। तो क्या दवा माफियाओं की कोई लॉबी काम कर रही है? इस पर आशंका मेरे को इस वजह से है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं अपने गली में चैन ठीक करा लो, कुकर ठीक करा लो, बर्तन ठीक करवा लो कि नारा लगाता हुआ फेरी वालों को मैं सुनता था। अब वो चैन ठीक कराने वाला नहीं आ रहा है, अब वो आ रहा है कि मास्क ले लीजिए, मतलब अब वो सर पे कंधे पे वो मास्क, मतलब एक मास्क का बिजनेस गली गली बढ़ गया, गली गली में मास्क का बिजनेस बढ़ गया। ऐसा ही कोई सैनिटाइजर वाली कंपनी वाला, मास्क बनाने वाली कंपनी वाला, पीपीई किट बनाने की कंपनी वाला, कोरोना का नाम पर टीका बनाने की कंपनी वाला, कुछ। हाँ डॉक्टर बख्तियार साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। मित्रों, आपको मैं सबसे पहले डॉक्टर बख्तियार का परिचय दे दूं। डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी पेशे से चिकित्सक है, प्रोफेशनली एक कांग्रेस के सक्रिय, आपका परिवार का कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, आपके नाना परम श्रद्धेय स्मृति शेष है, अब डॉक्टर जलील अब्बास साहब कांग्रेस के बहुत दिग्गज और अध्यक्ष हुआ करते थे। उस परिवार के होनहार, हालांकि कुछ दिन पहले तक ये सबसे बेस्ट एलिजिबल थे, बैचलर थे, लेकिन अब वो डिग्री जा चुकी है इनकी। ईश्वर इनका और इनके बेगम को खुश रखे। डॉक्टर बख्तियार अपनी बात रखेंगे। हाँ डॉक्टर साहब। जी भैया, आज सबसे पहले तो बहुत नमस्कार आपको, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार, आदाब। आपकी बात मैं सुन रहा था, और बात भी आज बिल्कुल ठीक समय पे आप लेके आए हैं इस चीज़ को, कि इस तरह से इतना लंबे टाइम लॉकडाउन करने की ज़रूरत क्या थी। अगर इस तरह इतने ज़्यादा केस होने के बाद एकदम से खोल नहीं था इसको, सरकार को कंट्रोल करना था, कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार, सिर्फ लॉकडाउन करके छोड़ दिया और ये बढ़ता रहा। अब जब बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, इस वक्त ज़रूरत थी उनको लॉकडाउन को बढ़ाने की, बहुत ज़्यादा तादाद में टेस्ट करने की और लोगों को क्वारंटाइन कराने की। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको अलग जगह पे रखते, उनकी व्यवस्था अच्छी करते, जिससे गांव में ये चीज़ फैलने नहीं पाती। इस वक्त तो बहुत कम टेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी आज मैं आंकड़ा देख रहा था 1,87,000 पार कर चुका है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे में पूरी तरह से छूट दे देना, हर जगह एकदम पहले वाली सिचुएशन लाना, ये तो बहुत ही घातक है। ये तो सरकार उसी पे चल रही है कि भाई इतनी आबादी है, अगर 1 आध करोड़ लोग मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसीलिए सरकार यही सोच के सब कुछ खोल दिया है, और अपने 1 साल पूरा करने, 6 साल पूरा करने पे सरकार जश्न भी मना रही है। ऐसे वक्त में जब बहुत सारे लोग मर गए रास्ते में, बहुत सारे लोग ट्रेन में मर जा रहे हैं, इनकी ट्रेनें रास्ता भटक जा रही हैं। बेहतर तो ये होता कि रेलवे मिनिस्टर से पहले ये रिजाइन लेते, और उनको ये लगता कि हाँ भाई सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। क्योंकि अगर रेलवे इस तरह से 2 दिन का रास्ता 9 दिन में तय करती है, ट्रेनों के बाथरूम में लोग मरे पड़े रहते हैं 2-2 दिन, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो पहले रेलवे मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चंद कारपोरेट घराने हैं उनके, उन्हीं के लिए सरकार काम कर रही है। आम लोगों से, गरीबों से, मजदूरों से सरकार का कुछ लेना देना है नहीं, इसीलिए सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है। डॉक्टर साहब, ये बात तो आप, ये डॉक्टर बख्तियार का बात नहीं था, ये तो कांग्रेस
बयान था, जिनके पिताजी कांग्रेस के बड़े पुराने अध्यक्ष थे, नाना डॉक्टर जलील अब्बासी सॉरी काजी जलील अब्बासी साहब कांग्रेस के उस जमाने में के थे, अंग्रेज आजादी के जमाने में। अब अगला बयान जरा डॉक्टर बख्तियार मसूद का हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आप डॉक्टर के रूप में बताएगा सर, नहीं, कांग्रेस के डॉक्टर रूप में की मत वजह, बोले, कांग्रेस वाला टाइम ओवर हो गया, आप अब मैं डॉक्टर बोले। डॉक्टर ही की वजह से और एक नागरिक होने की वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से ये चीजें बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, इस वक्त पूरी तरह से लॉकडाउन को हटाना ये ठीक निर्णय सरकार का नहीं। सरकार ने लॉकडाउन गलत समय पे शुरू किया था। उनको 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम देना था, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना था, उसके बाद लॉकडाउन शुरू करते और तेजी से जांच करते कि इस एरिया में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। शुरू में इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं सील किया गया, उसकी वजह से कोरोना आया, नहीं तो इंडिया में आने का कोई चांस था नहीं। अब इनको ये करना था, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो मजदूर जिनके पास खाने को नहीं है, जो लोग परेशान थे, छोटे छोटे घरों में लोग बंद थे, अगर वो अपने घर में आ रहे हैं, बहुत लेट से डिसीजन लिया गया उनको लाने का, लोग पैदल चले, बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए। लेकिन अब जब आ रहे थे तो उनको रहने का अलग इंतजाम करना चाहिए था, उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कराना चाहिए था, उनका जांच करना चाहिए था, जिससे ये चीज फैले नहीं। अब बहुत तेजी से फैल रही है, इस सिचुएशन को समझने की जरूरत है। सरकार सिर्फ आंख बंद करके बैठी रहेगी और बहुत सारे लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो स्थिति दयनीय हो सकती है, और सरकार एकदम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। ये मैं एक पॉलिटिशियन की वजह से नहीं बता रहा हूँ, एक डॉक्टर होने की हैसियत से बता रहा हूँ कि अभी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। सरकार जांच कर नहीं रही है, जितनी तेजी से जांच होना चाहिए वो हो नहीं रही है। बहुत मजबूरी में सरकार जांच कर रही है और कोई ऐसा कदम उठा नहीं रही है जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि देश दुनिया में भी अब ये चर्चा है कि भाई इसका वैक्सीन निकाला जाएगा, इसकी कोई दवाई नहीं बनी हुई है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो फिर अंदर जो इलाज हो रहा है वो क्या हो रहा है। इसकी कोई वैक्सीन है नहीं, कोई दवाई नहीं, तो जो कोरोना पेशेंट भर्ती हो रहे हैं, एक आपको पता है आज साजिद वाला वाजिद का कोरोना के वजह से देहांत हुआ, ये कंफर्म हो गया है। हालांकि उसकी किडनी फेलियर भी एक कारण थी, लेकिन डेथ का कॉज कोरोना बताया गया। हालांकि 42 वर्ष में गए, अल्लाह उसको जन्नत दे। लेकिन इतना सक्षम, इतना सफल, इतना पैसे वाला आदमी, जो मुंबई के सबसे महंगे अस्पताल में इलाज करवाने की क्षमता था, वो जैसे दिल्ली का मैं अपोलो मेदांता बोलूं, वैसे लीलावती वगैरह और रिलायंस अस्पताल में था, वो आदमी का अगर देहांत हो सकता है तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोरोना मेरे गले में भी आवे। तो वो जो इलाज हो रहा है वो क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बताए, राजनीतिक बिल्कुल ही नहीं। नहीं, मैं डॉक्टर होने की वजह से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये वायरस है, तो वायरस का कोई अभी तक ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, कोई वैक्सीन भी नहीं है। अब ये ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए उनको पहले देखते हैं उनको कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर उनको बीमारी है, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होता है कि इसकी वजह से किसी दूसरे ऑर्गन्स पे उसका असर ना हो, उनको स्वस्थ रखा जाए, उनको इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, और उनको जैसे शुगर पेशेंट है तो उनका शुगर पूरी तरह से कंट्रोल रहे। अगर डायलिसिस चल रही है, उनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूरी तरह से वो स्वस्थ रखें। और इसीलिए जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं उस पर कोरोना असर नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई परेशानी है, शुगर पेशेंट है या एज ज्यादा है या बच्चे हैं, इन पे इसका इफेक्ट इसीलिए बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हो जा रहा है। मतलब जो आदमी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के रूप में भर्ती हो रहा है, उसमें कोरोना का कोई दवाई नहीं हो रहा है। असल में वो अगर बुखार है तो बुखार कंट्रोल किया जा रहा है, सर्दी है तो सर्दी कंट्रोल की जा रही है, उन्हीं चीजों का इलाज हो रहा है, यही कोरोना का इलाज है, क्या मैं ये समझूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ हो रहा है। कोरोना का कोई ऐसा इलाज नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दे के कोरोना को ठीक करेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे अगर कोरोना की वजह से या वैसे भी उसको फीवर आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसको अगर निमोनाइटिस ना, निमोनिया ना हो जाए, उससे बचाएंगे उसको। गला खराब है, उसको ठीक करेंगे कि वो बढ़ ना जाए। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं कि वायरस उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना डाल सके। इसीलिए कहते हैं जिसको दूसरी किसी किस्म की और परेशानी है, शुगर है, किडनी खराब है, हार्ट पेशेंट है या बूढ़े हैं, उनकी इम्यूनिटी, बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको ज्यादा बचाने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है बच्चे और 60 साल से ऊपर वाले घरों से बिल्कुल ना निकलें, जिससे वो लोग इससे बचे रहें। मतलब मैं ये समझूं कि अगर हम लोग जो अपने घर में हैं, और अगर कोई पास्ट हिस्ट्री मेरे को किसी ऐसी बीमारी का है जिसका आपने लिस्ट दिया,
तो उसको क्योर और कंट्रोल करने का प्रयास करें तो मे बी कि कोरोना हमको उतना असर नहीं करेगा। मैं ये मानूं। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और समझने की है कि जो यंग हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं है और कोरोना संक्रमण उनको होता है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो दूसरे के टच में आते हैं और वो किसी और बीमारी से है, शुगर है या किडनी खराब है या वीक है, एज ज्यादा है, तो वो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे को उसकी परेशानी हो सकती है। स्वस्थ आदमी दूसरे को ओहो, फैलाता है, इसीलिए इससे बचने की जरूरत होती है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एक मजबूत कद काठी इम्यूनिटी पावर वाले को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो उस पर तो प्रभाव नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई वीक इम्यूनिटी वाले के संपर्क में आएगा तो उसको वो परेशान कर सकता है। ये बात कर रहे हाँ, हैं। उसकी वजह से दूसरे को परेशानी हो जाएगी। डॉक्टर इसीलिए साहब का लॉकडाउन में रहे। अच्छा, अच्छा, और कुछ विषय पर मुद्दे पर बात रखना चाहें डॉक्टर साहब? अब आप समाज पूरी होगी, कांग्रेस वाली पूरी हो गई, तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इस वक्त तो मैं यही चाहता हूं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं या एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, मैं चाहूंगा इस टाइम राजनीति कोई भी ना करे, क्योंकि यह ऐसी महामारी है कि इससे निपटने की जरूरत है सबको एक साथ होकर। किसी भी पार्टी के लोग हों, सबको मिलकर इससे निपटने की जरूरत है। और जो लोग सरकार में हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, सारे लोगों से बात करें और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस बीमारी को हमें कैसे खत्म करना है। सिर्फ झूठे आंकड़े दिखा के या जांच ना करके इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस चीज को सरकार जितनी जल्दी समझ लेगी उतना ही उसके लिए बेहतर होगा और पूरे देश के लिए बेहतर होगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय निर्मल सिंह जी, जिनको आप भी जानते हैं, वीर परशु फाउंडेशन को, वो भी आपको देख रहे हैं। परसों वाले में आपके बहुत अप्रिशिएट किए थे कि डॉक्टर बख्तियार ने बहुत बढ़िया बात कहा है, तो एक बार मेरे तरफ से उनको प्रणाम बोल दीजिए और आपको मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार निर्मल भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं आप भी इस महामारी के दौर में अपने लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जैसा मुझे पता चल रहा है। और बाकी भी बहुत तेजी से और लोग जो भी इससे प्रभावित हैं उनका ध्यान रखेंगे, मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं। बड़े भाई हैं हम लोगों के, और आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत नमस्कार आपको। आदाब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप थे डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी। डॉक्टर शिक्षक हैं, दिल्ली में है, दिल्ली बेस्ड है, लेकिन समाज सेवा ने इनको ऐसा खींचा कि बेचारे दिल्ली की डॉक्टरी जमाया डॉक्टरी, 3-3 4-4 जगह आपका क्लिनिक था, लेकिन उसको छोड़ करके आप डुमरियागंज गए। चूँकि डुमरियागंज का विरासत है, इनके नाना डॉक्टर काजी जलील अब्बासी, शुद्ध नाम ये है, मतलब डॉक्टर काजी जलील अब्बासी साहब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। वर्तमान सरकार और विपक्ष में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमपी मुख्यमंत्री तक बने हैं, वो काजी जलील अब्बासी साहब का जुतिया उठाया करते थे। अब उचित नहीं उनका नाम रखना। डॉक्टर साहब के पिताजी वहाँ पर निर्विरोध कांग्रेस के, मतलब मेरे ख्याल से वो आजीवन अध्यक्ष की रजिस्ट्री करा लिया है उन्होंने। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर बख्तियार, हम लोगों के मित्र हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात कि इतने बड़े परिवार का आदमी मित्र है। लेकिन निर्मल भाई भी मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य परेशानी नहीं होती है। बड़े भाई निर्मल सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, और द्विवेदी जी को भी सादर, ओंकार नाथ सिंह जी को भी प्रणाम बोल रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ उन लोगों की बात पढ़ लूँ, उसके बाद अपनी बात अगर समय होगा तो रखेंगे, अब समय है नहीं। निर्मल जी कह रहे हैं कि आपको भी प्रणाम डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपकी बात देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। डॉक्टर फैजुद्दीन, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। अशोक सिंह ने लिखा है कि भैया कोरोना हटाने के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार कब होगा? अब 10वां अवतार से ही भरोसा होगा अशोक भाई, क्योंकि सरकारों ने तो हमको झोंक दिया है कि भैया आप जाइए और आप ईश्वर आपका मदद करेगा, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं तो देखिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी के श्रेणी में अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई है तो आखिर क्यों सब कुछ जब एकदम बढ़ गया तो लॉकडाउन खुल गया? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आज का मेरा मुद्दा ये था
कि जब हमारे पास मरीजों की संख्या कम थी, हमने लॉकडाउन कर दिया। 70-72 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। अब जब दिन दुना रात 1000 गुना बढ़ रहा है, अब कई देशों के पूरे आबादी से ज़्यादा हमारे पास कोरोना संक्रमितों की आबादी हो गई है। मृत्यु दर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन वो भयावह स्थिति है। उसके बाद सब कुछ खोल देना। डॉक्टर द्विवेदी, आदरणीय द्विवेदी जी मेरे को महाराष्ट्र में, पुणे में रहते हैं, उनके यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है महाराष्ट्र की, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ खोल देना, मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी सरकारों की दूरदर्शिता या इस चीज़ की गंभीरता को ना समझना ही होगा। क्योंकि या तो अगर उसको गंभीरता को समझते तो पहले लॉकडाउन में कुछ समय देते कि लोगों की आवागमन पर चर्चा किया जा सकता था। सरकार इस बात को समझने में भूल की। दूसरा, जब मरीजों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद लॉकडाउन को बिल्कुल खोल करके टोटल अनलॉक कर देना, ये दूसरा सरकार के दूरदर्शिता और सरकार के इस बीमारी से लड़ने की क्षमता का ना होना या अज्ञानता का प्रदर्शन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, मैं ना तो डॉक्टर हूँ, ना ही मुझे कोरोना से लड़ाई का कोई ज्ञान है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहता, जो समझ पा रहा हूँ, कि हमको लॉकडाउन करने के पहले इस विषय पर, उसके होने वाले परिणाम पर पता कर लेना चाहिए था कि हमारे यहाँ के जो लोग दूसरे जगह पर आ रहे हैं, उनकी रोजी रोजगार छीन जाएगी तो उनका क्या होगा, और हर आदमी अपने गांव की तरफ भागता है तो उसका क्या होगा। इस पहलू पर सरकार ने विचार नहीं किया, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। दूसरा, अभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये नहीं विचार कर पा रही है कि इसका असल वजह क्या है। क्या सोशल डिस्टेंस? तो सोशल डिस्टेंस हुआ तो फिर आप गाड़ी में 3-3, 4-4 आदमी को अलाउ कर दिए, मोटरसाइकिल में दूसरा आदमी को अलाउ कर दिए, रेल बस को आपने खोल दिया, हवाई जहाज में आज कोर्ट को कहना पड़ा कि बीच वाले सीट को खाली रखना पड़ेगा। इन सब विषम परिस्थितियों से कैसे हम कोरोना से लड़ पाएंगे, जबकि ये बताया गया है कि सोशल डिस्टेंस पहला प्राइमरी बचाव का उपाय, तो हम प्राइमरी को ही नहीं मान रहे तो कैसे मानेंगे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ पढ़ूँ। आपने लिखा कि डॉक्टर बख्तियार जी को बातों का अंतिम चरण अच्छा लगा। नहीं, पहला वाला चरण तो डॉक्टर बख्तियार कांग्रेसी बोल रहे थे और आप कांग्रेस पसंद करने वाले नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो ठीक बात है। क्योंकि पहला चरण तो डॉक्टर बख्तियार 3-4 रूप में थे। डॉक्टर बख्तियार कांग्रेसी, डॉक्टर बख्तियार समाजसेवी और डॉक्टर बख्तियार डॉक्टर। तो जो अंतिम चरण था वो मैंने कहा कि भाई आप राजनीतिक बोल दिया, समाजसेवी बोल दिया, अब डॉक्टर बोले। तो जो डॉक्टर बोले और मेरे पास मौका लगा, सरस्वती की कृपा है, आप सबों का आशीर्वाद है कि तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि अब मेरी बात डॉक्टर से भी हो रही है तो मैं ये पूछ लूं कि डॉक्टर के रूप में क्या सलाह है। क्योंकि हम में से चिकित्सक वही थे जो चिकित्सा का ज्ञान देते, और इस वक्त डॉक्टरों के बात ही मानना पड़ेगा। समाजसेवियों की बात मत मानिए, राजनीतिकों की बात मत मानिए, डॉक्टर को मानिए, क्योंकि डॉक्टर इसको बताएगा कि किस तरह का बीमारी और किस तरह का इलाज है। अच्छा, नागपुर में महाराज, आपको नारंगी वाले देश में मैं पूना कर रहा, मैं क्षमा चाहूंगा। तो नितिन गडकरी आज बड़ा बढ़िया हेयर सेट करवा के आए थे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का दाढ़ी पूरे 3 महीने का बढ़ा हुआ लग रहा था। नितिन गडकरी का सैलून कहाँ से खुला मेरे को नहीं मालूम है, आपके तो सांसद उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका सैलून कहाँ से खुला, कहाँ आपने बाल कटवाया। ये प्रश्न बनता है लॉकडाउन में। नितिन गडकरी बात भूल गए कि जब वो आज टीवी पर आएंगे तो उनका कटिंग वाला बाल लोग पूछेंगे कि लॉकडाउन में सैलून बंद है तो नितिन गडकरी का बाल कहाँ कटा। हालांकि ये बहुत हल्का प्रश्न है, क्योंकि नितिन गडकरी का तो हजाम खुदे चला जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का मतलब तो लॉकडाउन होता है ना द्विवेदी जी, चाहे वो नितिन गडकरी के लिए हो या राकेश परवार के लिए हो। खैर, रामायण में लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो आवाज नितिन गडकरी से बड़ा समर्थवान तो कौन है, तो वो सामर्थवान है। तो नितिन गडकरी के सामर्थ्य के सामने सैलून क्या और हजाम क्या। तो नितिन गडकरी बाल कटवा सकते हैं, बाल कटवाने की प्रतिबद्धता तो हम पे है। मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है, ये बाल को उस तरह करवाना था, नहीं हुआ तो मैंने दाढ़ी बना लिया, वो अपने से बाल नहीं कट सका, क्योंकि उस तरह कैसे कर पाता। मैं इस बात का अफसोस कर रहा हूँ, काश मैं नितिन गडकरी होता तो मेरे भी बाल उस तरह हो जाते, क्योंकि मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, इन सब चीज़ों को मानता हूँ। खैर, मेरा आज का प्रश्न था जो आपके सामने आपके आशीर्वाद के लिए खड़ा है कि अगर भगवान बरसे कोरोना तो फिर काहे करो। अगर भगवान ही ठीक करेंगे तो 70 दिन तक हमको घर में बंद करके क्या मिला। मेरी 5000 रुपये की बैटरी खराब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तनख्वाह रोजी रोजगार का तो मैं जोड़ूंगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हृदय गति रुके, क्योंकि रुपया हम लोग रोजी रोटी वाले हैं, हैंड टू माउथ, हाथ चलेगा तो मुंह चलेगा, तो मुंह तो चल रहा है, हाथ बंद है, तो उस स्थिति पर तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, लेकिन सीधा नगद नुकसान की बात कर रहा हूँ। तो सरकारों को ये बताना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ और लॉकडाउन हटाने का फायदा क्या है, ये प्रश्न तो बनता ही है। ईश्वर करे कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को जनता के सामने रखें और कोरोना इस देश से भागे, क्योंकि सरकारों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मैं क्या करूं, उनके घर के पास ही नाई है। नहीं बिल्कुल नाई है, उनके घर के पास ही नाई है, मेरे तो घर के सामने ही नाई है, पास की बात कर रहे हैं। मेरा तो लेडीज सैलून और जेंट्स सैलून पहले तो मेरे घर में था, लेकिन मैंने जब वो घर खरीदा तो उसको खाली करवा दिया, क्योंकि मैं किराया पर नहीं दूंगा, तो मेरे ठीक बगल वाले घर में ही शिफ्ट कर गया है। लेकिन मैंने लॉकडाउन का पालन किया। मैं बोला दरवाजा तेरा बंद रहेगा जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं कहते हैं, और उसने मेरा बात का माना भी और लॉकडाउन में है। खैर सरकारों ने तो अपना हाथ हटा लिया और हमको भगवान भर से छोड़ दिया। अब हम भगवान से प्रार्थना करते कि हे परमपिता परमेश्वर, आप कुछ ऐसी कृपा करिए कि हारेगा कोरोना और जीतेगा हिंदुस्तान। आप सबको सादर प्रणाम। ओंकार नाथ सिंह जी ने अंतिम में मार्गदर्शन दिया, मैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतने देर से मुझको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मार्गदर्शन अंत में दे रहे हैं तो जरूर बढ़िया दिए होंगे। ओंकार नाथ सिंह को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार, यदि सभी जगह के सीएम अपने यहाँ रहने वाले लोगों को सिर्फ 2 रोटी सबको ईमानदारी से उपलब्ध करा देते तो शायद सरकार लॉकडाउन को नहीं हटाती। क्यों अभी लॉकडाउन जारी रहना चाहिए था? अदलोकंडा सिंह जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है हमारे देश में गरीब आदमी को रोटी देने से सरकार नहीं बनती। मैं आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी को सादर प्रणाम बोलता हूँ। 2 मिनट मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहेगा, बने रहे। मैं आपको कैमरे पाने की हिमाकत नहीं करूँगा, बट बने रहेगा तो मेरा हिम्मत बढ़ेगा कि मैं एक समझदार आदमी के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, ओंकार नाथ सिंह जी, मैं ये कह रहा था, आदरणीय प्रभाकर मिश्र जी भी मेरे को सुन रहे हैं, समझदार ज्ञानी आदमी निर्मल भाई भी सुन रहे हैं। सरकारों को ये भरोसा है कि आपके अगर गरीब आदमी को 2-2 रोटी दूंगा तो मेरी सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी समाज में बेमरस बढ़ा करके, राकेश परमार को मिश्रा जी से लड़वा करके, राकेश परमार को यादव जी से भड़का करके, राकेश परमार को दलित के सामने खड़ा करके सरकार उससे बनती है। अगली पिछली की लड़ाई करवा करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशन का मुद्दा छोड़ करके, भगत सिंह को जेल में कोई मिले नहीं गया। अब वो पन्ना पलटते रहिए भगत सिंह के जमाने में, जब भगत सिंह गए कि नहीं गए, भगत सिंह को नहीं मिलेगा, वो ऊँट तो मैं फिर इसी को दूंगा, क्योंकि सरकार इस पर बनती है। सरकार इस पर कहाँ बनती है कि राकेश परमार को रोटी मिला कि नहीं मिला। आपका बात ठीक है कि अगर 2-2 रोटी का इंतजाम सरकारें करवाती तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ता, सब लोग अपने घर में लॉक रहते। जैसे ईश्वर के कृपा से, आप सबों के आशीर्वाद से, मेरे पास भगवान का कृपा है कि अभी 70 दिन से तो मुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपने ही खरीद के खा रहा हूँ। इस तरह की अगर स्थिति और लोगों के पास होती तो वो लोग नहीं जाते, और जिनके पास है वो नहीं निकले। काम है निकल करके बलिया गया। लेकिन हमारे सरकारों को पता है कि जितने पैदल लोग जा रहे हैं ना भूखमरी से परेशान हो करके, दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन मतदान होगा ये सब के सब अपने अपने पार्टी, अपने अपने जाति आधारित पार्टी का वोट देंगे। वो अगर वो मोदी भक्त होंगे तो मोदी को वोट देंगे, जोगी भक्त होंगे तो जोगी को वोट देंगे, अगर मायावती के भक्त होंगे तो मायावती को वोट देंगे, मुलायम के भक्त होंगे मुलायम को वोट देंगे। वोट के टाइम ये सब भूल जाएंगे कि मैं पुणे से, नासिक से, दिल्ली से, रांची, बलिया, गाजीपुर, गोपालगंज पैदल गया था। ये उनको बिल्कुल याद नहीं होगा। वो कहेंगे जो हुआ सो हुआ, अब मौका आया है मुलायम सिंह के हाथों को मजबूत करने का, मायावती के हाथों को मजबूत करने का, जोगी जी के हाथों को मजबूत करने का, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने का। वो करे, क्योंकि उनका नेता यही कहेगा कि आज मौका दीजिए, हम सब छुड़ा देंगे। क्योंकि ये मिश्रा जी हैं जिन्होंने हमको बरगलाया था, उन राकेश परमार का पूर्वज हमको सताया था। कब सताया था ये नहीं बताएंगे, कैसे सताया था ये नहीं बताएंगे। सिर्फ ये कह देंगे कि अरे जब देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि भगत सिंह नहीं मिल सकता, देश का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर झूठ बोल सकता है कि मायावती बिल्कुल दूध की धूली तुलसी दल में नहाई हुई है, लखनऊ का उनका घर देखा, बिल्कुल उनका नहीं है, वो तो काशीराम जी का समाधि है। तो अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी प्रणब मुखर्जी ऐसा बढ़िया राजनीतिक अगर मायावती को लखनऊ में जाकर के वोट के लिए क्लीन चिट दे सकता है, तो इस देश का भगवान मालिक है, परमपिता परमेश्वर ही मालिक है।
प्रेमनाथ द्विवेदी जी का आशीर्वाद मैं पढ़ लूँ। आपने लिखा है कि वर्तमान में भाजपा मेरे दिल के करीब जरूर है, लेकिन मैं किसी पार्टी का स्थायी समर्थक नहीं हूँ। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आप मुझे करीब करीब मोदी भक्त मान लीजिए, लेकिन आप लोगों के सामने मैं प्रार्थना लेके आता हूँ उसमें मोदी की भक्ति कम, देश की भक्ति ज़्यादा लगती है। अगर मोदी जी कुछ बढ़िया काम करते हैं तो तारीफ है, लेकिन अगर कुछ बढ़िया काम नहीं करेंगे तो मैं भक्त जरूर हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। मेरे दिल के तो मनमोहन सिंह जी भी बड़ा करीब आदमी थे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में वो भी बहुत बढ़िया आदमी थे। मेरे करीब बात तो चंद्रशेखर जी के साथ नरसिम्हा राव सब लोग थे। अभी सभी राजनीतिकों में मैं एक नंबर में नरसिम्हा राव साहब का नंबर देता हूँ। राव साहब की राजनीति बहुत बढ़िया थी, लेकिन उससे नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना से हमको महामारी में झोंक दिया गया है, इस विषय पर प्रश्न तो बनता है न द्विवेदी जी कि जब कुछ लोग थे तो आपने लॉकडाउन कर दिया और अब लाखों में लोग हैं तो लॉकडाउन को खोल दिया, ऐसा क्यों किया? यही मेरा प्रश्न है। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, ओंकार नाथ सिंह को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ और ये प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूँ। प्रभाकर मिश्रा जी तो अपना लेख लिखते रहते हैं, फेसबुक लाइव भी आते रहते हैं। आप आइए फेसबुक पर तो एक प्रश्न जरूर उठाइए या अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करिए कि आखिर हमारी सरकारों ने जब कम पेशेंट थे तो लॉकडाउन किया और जब पेशेंटों की संख्या बढ़ गई तो लॉकडाउन क्यों खोला? आपने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, आज देश की भक्ति ज़्यादा लग रही है। नहीं, प्रभाकर मिश्रा जी, मैं तो प्रभाकर मिश्रा का भक्त हूँ। मतलब मैं तो वो हर उस आदमी का भक्त हूँ जो बढ़िया बोलता है, हर उस आदमी का भक्त हूँ जो देश के विषय में बोलता है, हर उस आदमी का भक्त हूँ जो उसको देश, उसका दशा दिशा देश को बढ़िया बनाने में है। तो मेरी भक्ति बहुत छिछली है, बहुत अस्थिर है, परमानेंट नहीं है। मतलब मेरा भक्ति बहुत टेम्परेरी है। आज मुझे पता चलेगा कि मिश्रा जी ने कोई बढ़िया काम किया, मैं आप घोषित कर दूंगा कि मैं प्रभाकर मिश्रा का भक्त हूँ। मेरे भक्त बनने में मैं वो खूंटा गाड़ा हुआ भक्त नहीं हूँ। मैं तो भारत माता का भक्त हूँ। ये खूंटा गड़ा हुआ है, इसमें कहीं लेस मात्र भी संदेह नहीं है। वो खूंटा बिल्कुल गड़ा हुआ है, उसकी जड़ें पता तक है, वो उखड़ नहीं सकती। मतलब भारत माता के भक्ति पर डिगाया नहीं जा सकता। और जो लोग भारत माता के करीब दिखते जाते हैं, हम उनके भक्त बनते जाते हैं। तो मेरा भक्ति बहुत मतलब प्रमाणिक है कि मेरी भक्ति का क्या मतलब है। खैर, आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, आप बहुत लिखते उठते हैं, पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं। आप भी अपने हिसाब से ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा कि आखिर सरकार को किस मजबूरी में लॉकडाउन करना पड़ा और किस मजबूरी में लॉकडाउन खोलना पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ, विदा लेता हूँ और परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। सबको सादर प्रणाम, मेरा भारत।